नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसद। संविधान का अनुच्छेद 79 में ये व्यवस्था की गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसका अनिवार्य अंग राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तथापि वह संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के रूप में उसकी स्वीकृति आवश्यक है। सदन के उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधि सदन है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य इकाइयों द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए प्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद का राज्यसभा के संबंध में अध्ययन करेंगे हम। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकेंगे जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो। राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, वहां प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके पास संसद के कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएं हो। 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उस राज्य में संसद का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ता है। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। किसी सदस्य के त्यागपत्र देने तथा लोकसभा या राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने से पद रिक्त माना जाता है। कोई सदस्य यदि बिना आज्ञा 60 दिन तक राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेता तो वह सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाता है तथा उसका पद रिक्त हो जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मृत्यु, त्यागपत्र, बीमारी या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का स्थान यदि रिक्त होता है तो उपसभापति अधिकतम 6 महीने के लिए वह स्थान ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में वह सभापति के अधिकार तथा सुविधाओं का उपयोग करता है। सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। घनपूर्ति। सदन के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति के बिना सदन की बैठक संपन्न नहीं हो सकती। सदस्यों के विशेषाधिकार।
सदन के सभापति और उपसभापति को वे सारी सुविधाएं तथा उन्मुक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य को भाषण की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा सदन में दिए गए भाषण के लिए उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सदन के सत्र में रहने के 40 दिन पूर्व व 40 दिन पश्चात तक उसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट, विधायी शक्तियां। गैर वित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। व्यवहारिक स्थिति में महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित होते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बनता है। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। संयुक्त बैठकों में निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है, अतः इसी सदन के अनुकूल निर्णय होने की प्रबल संभावना रहती है। राज्यसभा किसी विधेयक को पारित होने में 6 महीने की देर लगा सकती है। सेकंड, कार्यपालिका शक्तियां। राज्यसभा मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकती है, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव रख सकती है, मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नहीं कर सकती। थर्ड, वित्तीय शक्तियां। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जो लोकसभा में विचार विमर्श के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर सुझाव सहित या रहित लोकसभा में वापस भेज दे। लोकसभा यदि चाहे तो राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार कर सकती है, नहीं चाहे तो स्वीकार न करने के लिए भी स्वतंत्र है। फोर्थ, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। यदि कोई संविधान संशोधन लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है तथा राज्यसभा उससे असहमत है या परिवर्तन का सुझाव देती है, तो उस मत को लोकसभा उपेक्षा नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि या तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाए परिवर्तनों को स्वीकार कर ले, अन्यथा संशोधन विधेयक समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों में कुल बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन व पदच्युति संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों की समान सहभागिता है। राष्ट्रपति की पदच्युति से संबंधित प्रस्ताव जब दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में भेजा जाता है। अन्य शक्तियां। राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई है, जैसे फर्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। सेकंड, संसदीय विशेषाधिकारों को जो कानून परिभाषित करते हैं उनके पारित करने के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान अधिकार है। थर्ड,
आपातकाल की राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा को दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। फोर्थ, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर दोनों सदन विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है जो इस प्रकार है। फर्स्ट, राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसे घोषित विषय पर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त हो जाता है जो 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। सेकंड, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में भी राज्यसभा को एकाधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान कर सकती है। थर्ड, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति है को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम देखेंगे राज्यसभा की वास्तविक स्थिति। राज्यसभा की अगर हम इस स्थिति देखें तो उसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। आलोचना के जो बिंदु है वो इस तरह से है। फर्स्ट, यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, जबकि भारत में जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया गया है। बड़े राज्य को ज़्यादा प्रतिनिधि एवं छोटे राज्यों को सिर्फ एक ही प्रतिनिधि प्राप्त है। यह व्यवस्था संघीय भावना के प्रतिकूल है। दूसरा आधार यह है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। व्यवहारिकता में सदस्य दलीय हितों के अनुकूल विधेयकों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। यह स्थिति व्यापक राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। तीसरा आलोचना का आधार है राज्यसभा के प्रतिनिधि जनता का प्रत्यक्ष सामना करके नहीं आते, अतः सच्चे अर्थों में वे जनता के प्रतिनिधि न होकर महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों, विशेषतः सत्ताधारी दल का सहारा लेकर सदन में प्रवेश करते हैं, जो कि अप्रजातांत्रिक है। जहाँ तक कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा के उपलब्ध प्रतिष्ठित हस्तियों के मनोनयन के माध्यम से राज्यसभा में प्रवेश देने की बात है, योग्यता व क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति सत्ताधारी राजनीतिक दल के कितने निकट है, इसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वह है राज्यसभा एक विलंबकारी संस्था के रूप में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह साधारण विधेयक को 6 महीने तथा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट, दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा का अस्तित्व अनावश्यक प्रतिद्वंदिता का कारण बन जाता है। राज्यसभा लोकसभा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है, किंतु ये जो आलोचनाएं की जाती है ये उचित नहीं है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक है। वस्तुतः राज्यसभा ने अधिकतर लोकसभा के सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया है। दो संस्थाओं के मध्य कभी कभी परस्पर विरोध होना स्वाभाविक है, पर अपवाद को नियम नहीं कहा जाता तथा उसके आधार पर तथ्यों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो तो ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। इन तर्कों के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि राज्यसभा है वो उपयोगी सदन है और उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। धन्यवाद।